नमस्कार और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथ मोड यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन प्रदर्शित होने वाले संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी कि 12 अगस्त 2021 के सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस संयुक्त सत्र में हम लोग दो महत्वपूर्ण मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके टाइटल आपको दृश्यमान है। अलग अलग न्यूज़पेपर में से रेफरेंस लेकर, अलग अलग न्यूज़पेपर में से सोर्स करके यहाँ जो परीक्षा लक्ष्य प्रेजेंटेशन है वो उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। दो मुद्दे हैं। सबसे प्रथम एशियाटिक लायंस एस्टिमेशन रिपोर्ट रिलीज्ड, एक विहंगावलोकन लेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे, और दूसरा बिंदु इंडिया एंड इट्स इनलैंड वाटरवेज यानी कि अंतर्देशीय जलमार्ग, उसके बारे में भी एक विहंगावलोकन लेंगे। इनमें जो परीक्षा संबंधी माहिती है इसको हम लोग समावेश करके आगे चर्चा करेंगे, एक के बाद एक करेंगे। सबसे प्रथम जो रिपोर्ट है वो द टाइम्स ऑफ इंडिया की है और जो दूसरी रिपोर्ट है वो इंडियन एक्सप्रेस की है। दोनों ही अपने आप में परीक्षा लक्ष्य है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये प्रथम मुद्दा है आज का और ये इसकी कार्यशैली है। देखेंगे पूरा मुद्दा इस कार्यशैली के तहत, जिनमें परीक्षा संबंधी एक व्यू पॉइंट भी हमने डेवलप करने का प्रयास किया है। अगर आपको कवर की बात करूं तो प्रोजेक्ट लायन, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया था और इसके ऊपर केंद्र सरकार काम कर रही है, गुजरात सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, तो ये उसके बारे में है। और अगर कार्यसूची की बात करें तो सबसे प्रथम चर्चा में क्यों है वहाँ से शुरुआत होगी। अबाउट मीडिया रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी सारी माहितियाँ उनमें प्रदर्शित की जाती है, उसके बारे में उनमें से जो कोई महत्वपूर्ण माहितियाँ हैं उनको देखेंगे। देन आफ्टर अबाउट प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट लायन क्या है और उसके पक्ष प्रतिपक्ष के ऊपर बात करेंगे। साथ ही में लायंस यानी कि सिंहों के ऊपर भी बात करेंगे, साइंटिफिक उनका नाम क्या है, प्रजाति इत्यादि चीज़ें। तो ये कार्यसूची के तहत प्रथम आज का बिंदु देखेंगे जहाँ हमें एशियाटिक लायंस के बारे में देखना है। देखिए सबसे प्रथम चर्चा में क्यों, दो मुद्दे। प्रथम मुद्दा कहता है कि ऑन 10 अगस्त वर्ल्ड लायन डे, 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है और उसी दिन के तहत 15वां लायन एस्टिमेशन रिपोर्ट रिलीज किया गया, यानी कि इट वाज द 15th ऑफ द टाइप, 15th लायन एस्टिमेशन रिपोर्ट। इट इज रिलीज्ड बाय गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्योंकि अपने आप में पूरे भारत में अगर जहाँ कहीं एशियाई लायन है, जो एशियाटिक लायंस है, वो मात्र और मात्र गुजरात में ही बसे है। ठीक है, तो यहाँ बट नेचुरली गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा। दूसरा बिंदु कहता है कि एज ओनली अबॉर्ड फॉर एशियाटिक लायन इन इंडिया इज गुजरात। यस, मात्र एक ही घर है पूरे विश्व में, जो है पूरे भारत में, और वो है गुजरात का। गुजरात सीएम वर्चुअली एड्रेस द प्रोग्राम। यस, और इस शुभ अवसर के तहत, इस दिन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री है श्री विजय भाई रूपाणी, उनके द्वारा संबोधन दिया गया था। काफ़ी सारी इसमें घोषणाएं भी हुई, सारी चीज़ों को देखेंगे। मगर यहाँ अपने आप में ये एक बात हमें जाननी है कि जो एशियाई लायंस है वो विश्व में मात्र और मात्र भारत में ही पाया जाता है, और भारत में भी मात्र और मात्र भारत के गुजरात में पाया जाता है, जो कि भारत का एक पश्चिम राज्य है। तो ये यहाँ से गुजरात की प्रतिष्ठा जो है वो पूरे विश्व में एशियाई लायंस से बढ़ रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। ये बात रही चर्चा में क्यों की। दूसरा बिंदु देखें तो अबाउट मीडिया रिपोर्ट देखना है। कई सारे बिंदु है, अलग अलग महत्वपूर्ण है, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे और उनको जो है एक प्रकार से याद रखने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम अकॉर्डिंग टू 15th एस्टिमेशन रिपोर्ट बाय गुजरात गवर्नमेंट स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, 29% हाइक इन पॉपुलेशन ऑफ लायंस, यानी कि 29% की बढ़ोतरी सिंहों की संख्या में देखने को मिली है पूर्व एस्टिमेशन से। यानी कि 15वां है। अगर 14वें एस्टिमेशन की बात करें जो 2015 में किया गया था, तो उसके मुताबिक यहाँ आज के दिन 30% या 29% सिंहों की बस्ती बढ़ी है। अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ एक कंपैरिजन भी दिया गया है ईयर 2015 का एंड ईयर 2021 का। इन 2015 total count for lion was 523 and in 2021 it increased to 674, यानी कि 29% का जो है एक प्रकार से वृद्धि या एक प्रकार से इंक्रीज हमें यहाँ देखने को मिला है। रीजन बिहाइंड द इंक्रीज, कई सारे वैसे तो कारण है, मगर अगर कुछ चुनिंदा कारणों की बात करनी हो तो 3 मुख्य कारण हम लोग दे सकते हैं। सबसे प्रथम कोऑपरेशन ऑफ लोकल पीपल्स,
स्थानिक लोगों का सहकार बहुत ही जो है वह सहकर्मयी है। सरकारी तंत्र को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को बहुत ही सहकार देते हैं, बहुत ही हेल्प करते हैं। देयर अफेक्शन टुवर्ड्स एनिमल, यस दे एक्चुअली लव द रीजनल एनिमल, यानी कि यह प्रदेश के जो लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, वो इस प्रदेश का यह जो सबसे फ्लैगशिप स्पीस है उसे प्यार करता है, उसके तरफ सहानुभूति रखता है। एंड द थर्ड वन इज टायरलेस एफर्ट ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट, यस तो ये भी एक अपना अपना कारण है कि भारतीय जो फॉरेस्ट विभाग है, या भारतीय सरकार है, या गुजरात की सरकार है, या गुजरात का स्टेट विभाग है, फॉरेस्ट विभाग, वो अपने आप में बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहा है, काफ़ी सारे कदम भी ले रहा है सिंह के संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए। तो ये 3-4 कारण ऐसे मिलकर यहाँ आज हमें यह पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। उसके बाद देखें, ग्रेजुअली ए चैन ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी डेडिकेटेड टू द लायंस विल कैरिड आउट, यस यहाँ कहा गया है, जब श्री विजयभाई रूपाणी इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे आयोजन को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने यह घोषणा की कि धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम a chain of developmental activities dedicated to Asiatic lions will be carried out, जो मात्र और मात्र इन सिंहों को फायदा करेगी। एग्जाम्पल, स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल, डिजीज डायग्नोसिस सेंटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल यानी कि अत्याधुनिक उच्चतम गुणवत्ता की हॉस्पिटल जो कि मात्र और मात्र सिंह और उनके इलाज के लिए समर्पित हो। एंड डिजीज डायग्नोसिस सेंटर यानी कि जो रोग है उनकी पहचान करने के लिए भी यहाँ एक केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जो कि घोषणा इस बड़े दिन पर श्री विजयभाई रूपाणी के द्वारा करी गई है। देन आफ्टर, डेवलपमेंटल वर्क विल बी कैरिड आउट फॉर लायंस अंडर द प्रोजेक्ट लायन अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी, यस पीएम मोदी के द्वारा प्रोजेक्ट लायन की घोषणा की गई थी ऑन द लाइन्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोजेक्ट लायन को भी जो है पीएम मोदी ने घोषित किया और वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। तो इसके तहत भी कई सारे विकासात्मक कार्य जो कि मात्र और मात्र एशियाई सिंहों को समर्पित है वो यहाँ किए जाएंगे और इनका लाभ सिंहों को मिलेगा। सिंहों की जो आबादी है उनमें वृद्धि होगी, प्लस उनका स्वास्थ्य जो है वो भी बेहतर रहेगा। उसके बाद देखें तो देखिए यहाँ एक हमें एस्टिमेशन मिला है कि 1974 से लायंस पॉपुलेशन हैज सीन ए पॉजिटिव स्पार्क, यानी कि 1974 से यहाँ से अगर आप देखें, ठीक है, तो आपको एक वृद्धि देखने को मिलेगी, चाहे कोई भी वर्ष हो। 180 से 205, उसके बाद 239, उसके बाद 284, 304, 327, 359, 411, 524 एंड 674 राइट नाउ। तो ये आज की करंट परिस्थिति है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्थानिक लोगों के सहकार से, वहीं राज्य सरकार की मेहनत से, राज्य सरकार व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मेहनत से यहाँ सिंहों की आबादी प्रति वर्ष जो है एस्टिमेशन उसमें हमें बढ़ती दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ ये सारे आंकड़े याद नहीं रखने हैं, मगर यहाँ जो निष्कर्ष लिखा है ये हमें ज़रूर याद रखना है कि सिंहों की आबादी 1974 से कभी भी कम नहीं हुई। प्रति एस्टिमेशन में, प्रति अंदाजे में इसमें वृद्धि देखने को मिली है। ये बात यहाँ से हमें याद रखनी है। देन आफ्टर, for preserving genes of Asiatic lions, gene pool has been established at 3 places. Yes, and this is for the first time कि lion gene sequencing की बात की गई है, lion genome sequencing की बात की गई है। उनके जीन्स को, यानी कि जो आज के जो लायंस है वो स्पीस को संरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए यहाँ इनके जीन का भी यहाँ एक प्रकार से जो है प्रिजर्वेशन होता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गुजरात में 3 जगहों पर ऐसे जीन पूल्स स्थापित किए गए हैं, नेमली रामपरा ऑफ सौराष्ट्र, सकरबाग जू ऑफ जूनागढ़ एंड साचीविड़ा विलेज ऑफ गुजरात या ऑफ सौराष्ट्र। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग जगहों पर जीन पूल स्थापना का, यानी कि एक प्रकार की जीन बैंक स्थापना का प्रयास किया गया है, और ये मात्र और मात्र सिंहों को समर्पित है। तो ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। सिंहों के संरक्षण के लिए भी एक अपने आप में जो है बड़ा कदम है। देन आफ्टर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ लायंस, स्टेट गवर्नमेंट टुक सम इनिशिएटिव लाइक, सबसे प्रथम मॉडर्न लायन हॉस्पिटल, एकदम अत्याधुनिक सिंहों का अस्पताल, लायन एम्बुलेंस डेडिकेटेड टू ओनली लायंस, रेस्क्यू एंड रैपिड एक्शन टीम एंड टीम ऑफ ट्रकर्स एंड लायन फ्रेंड। ठीक है, तो एक प्रकार से पूरा ढांचा यहाँ राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है ताकि सिंहों के संरक्षण में
अच्छे से अच्छा प्रदर्शन जो है वो दिया जा सके, प्रदर्शन जो है वो हासिल किया जा सके। तो ये बात रही यहाँ कुछ राज्यों के कदमों की। देन आफ्टर टुडे लायंस आर रोमिंग, दे आर एक्चुअली रोमिंग इन एन एरिया अराउंड 30,000 किलोमीटर। यस, 2015 का एस्टिमेशन देखें तो उसके मुताबिक 22,000 किलोमीटर में सिंह जो थे वे विचरण करते थे, मगर आज का यह एस्टिमेशन अपने आप में थोड़ा ज्यादा है। सिंहों के जो विचरण का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो बड़ा है, जो अपने आप में सकारात्मक है। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमें यहाँ मीडिया रिपोर्ट से हासिल हुई है। दो बिंदु और कहते हैं कि फॉर बूस्टिंग लायन टूरिज्म स्टेट गवर्नमेंट हैड एस्टैब्लिश्ड सफारीज एट टू प्लेसेस, द वन इज आंबडी इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट एंड द वन इज इंद्रेश्वर इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये दोनों नाम भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो एनविसेजेस लायन जीनोम सिक्वेंसिंग। यस, लायन जीनोम सिक्वेंसिंग की बात भी यहाँ गुजरात सरकार के द्वारा भी की जा रही है, साथ ही में प्रोजेक्ट लायन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा भी की जा रही है। तो अपने आप में लायन जीनोम सिक्वेंसिंग जो है वो महत्वपूर्ण है एवं उपयोगी भी साबित हो सकता है। तो ये सारा जो कंटेंट था वो था मीडिया रिपोर्ट का, जो कि हमें टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट से मिला है। देन आफ्टर अगर लायंस की बात करें, अबाउट लायंस, और उसमें भी एशियाटिक लायन, तो देखेंगे कुछ टेक्निकल माहितियां देखनी है, एक के बाद एक बिंदु को देखते चलेंगे। सबसे प्रथम इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन लायन और पर्शियन लायन। यस, ये इनके दो अलग नाम है। भारतीय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, वही पर्शियन लायन यानी कि फारस के सिंह के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक नेम इज पैंथेरा लियो। यस, एंड पैंथेरा लियो इज रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया ओनली। ठीक है, पहले के समय में ये मध्य एशिया से भारत तक पाए जाते थे, और भारत में भी भारत के पूर्वतम राज्य यानी कि वेस्ट बंगाल तक पाए जाते थे, मगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज देयर अबोर्ड इवेंचुअली बिकेम स्मॉल। तो ये अपने आप में आज मात्र और मात्र गुजरात के सौराष्ट्र के जो कुछ एशियाटिक लायंस लैंडस्केप्स है वहाँ तक सीमित रह गए हैं, जो एक गंभीर बाबत है। देन आफ्टर अगर प्रीवियस हैबिटेट की बात करें, देखिए जिसका जिक्र मैंने किया प्रीवियस हैबिटेट, तो इट वॉज स्ट्रेचिंग फ्रॉम वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट टू इंडिया। वंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन ईस्ट एंड रेवा इन मध्य प्रदेश इन सेंट्रल इंडिया। यस, अगर भारत के समीप की बात करें, भारत के अंदर की या भारत के भीतर की, तो वेस्ट बंगाल तक पाए जाते थे जो पूर्व का राज्य है, वहीं मध्य प्रदेश के रेवा तक पाए जाते थे जो अपने आप में मध्य भारत का हिस्सा है। जो सिंह आज मात्र और मात्र पश्चिम भाग तक ही सीमित रह गए हैं, वो एक समय पूर्व भारत में भी दिखाई देते थे, वहीं मध्य भारत में भी दिखाई देते थे, मगर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू पोचिंग, ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, their abode eventually decreased and minimized. At present, only Asiatic lion landscape in Gujarat has a population in wild। और ये Asiatic lion landscape जो है ये टर्म जहाँ जहाँ सिंह विचरण करते हैं, जहाँ जहाँ वे घूमते हैं, उस पूरे एरिया को एशियाटिक लायन लैंडस्केप कहते हैं। और ये आज के अंदाजे के मुजब 30,000 चौरस किलोमीटर का है, 30,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये बात रही प्रीवियस हैबिटेट की। अब अगर थ्रेट्स देखें तो कई सारे प्रकार के थ्रेट्स है। सबसे प्रथम तो वल्नरेबिलिटी है, फिर उसके बाद पोचिंग है, हंटिंग है। तो कई प्रकार के थ्रेट्स है जो कि मात्र और मात्र ह्यूमन ट्रिगर्ड है। ठीक है, तो यहाँ हमें यानी कि ह्यूमंस को अपने आप में इन स्पीसीज के तहत या इन स्पीसीज के जो है सामने एक प्रकार की सहानुभूति जो है दर्शानी चाहिए, या ऐसा हमारा बर्तन होना चाहिए। तो यहाँ से ये थ्रेट की बात खत्म हुई। अब अगर प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो द स्पीसीज हैज बीन लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट, यानी कि अपने आप में ये एंडेंजर्ड है। बहुत ही नजीक के समय में अगर ध्यान नहीं रखा गया, ऐसे ही चलता रहा, तो ये एक बार जो है रेयर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू CITES रिपोर्ट अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी कि अपेंडिक्स 1 यानी कि एक प्रकार से एंडेंजर्ड। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भी इसे शेड्यूल 1 में ही रखा गया है। शेड्यूल 1 में एंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा जाता है और उनका शिकार या जो है किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे वो नॉन कॉमर्शियल हो, वो अपने आप में एक गंभीर अपराध माना जाएगा
उसके लिए सजा के प्रावधान भी हमारे आईपीसी में मौजूद है। तो ये 3 बिंदु है जहाँ से हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे जो एशियाई सिंह है उनकी परिस्थिति बहुत ही क्रिटिकल है, हमें ध्यान रखना होगा, आगे के समय में भी बहुत ही ध्यान रखना होगा, तब जाके वे एंडेंजर्ड से जो है उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो ऊपर आ सकेगी, यानी कम रिस्क के जो है कैटेगरी में वे आ सकेंगे। मगर विदाउट एनी टाइप ऑफ स्टेप्स या विदाउट एनी टाइप ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, वो भी हमें ध्यान रखना है। अब कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट was launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change for 3 financial years from 2018 to 2021, यानी कि संरक्षण का एक प्रोग्राम फिलहाल चल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी चल रहा है यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये शुरू किया गया था, जो कि एशियाई सिंहों के लिए ही समर्पित है। Project envisages scientific management with the involvement of communities in coordination of multi-sectoral agencies for disease control and veterinary care. Yes, मुख्य रूप से डिजीज कंट्रोल, ठीक है, और उसका रिसर्च या उसका डायग्नोसिस उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ अगर सिंहों की बात करें तो इनमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इनमें जो डिजीजेज होते हैं उनका डायग्नोसिस टाइमली नहीं होता और उनकी वजह से जो है सिंहों की मौत भी हो रही है। तो यहाँ ये सुनिश्चित करने के लिए एक डिजीज कंट्रोल मैकेनिज्म बनाने के लिए यह प्रोजेक्ट का जो है प्रोजेक्ट की शुरुआत या इसका इनिशिएशन किया गया था। ये बात रही कंजर्वेशन एफर्ट्स की, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारे बिंदुओं में लायंस के बारे में महत्वपूर्ण माहितियाँ जो है वो समझ जाने का प्रयत्न करते हैं। अब अगर प्रोजेक्ट लायन के बारे में देखें कि यह प्रोजेक्ट लायन किया है और कैसे काम करेगा, तो अलग अलग बिंदु के ऊपर यह पूरा जो मुद्दा है वो विभाजित है। एक एक बिंदु को हम लोग देखेंगे, समझते जाएंगे। तो प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी ऑन 15 अगस्त 2020, यानी कि पिछले साल। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। आज जब हम लोग यह लेक्चर बना रहे हैं तो अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, उसमें भी 3-4 दिन बाकी है। तो यहाँ पिछले साल के स्वाधीनता दिन पर यह प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायंस, यस, उनके संरक्षण के लिए यह योजना घोषित की गई। एशियाटिक लायंस हुज लास्ट रिमेनिंग वाइल्ड पॉपुलेशन इज इन गुजरात एशियाटिक लायन लैंडस्केप, ठीक है। मात्र और मात्र जो वाइल्ड पॉपुलेशन है वो गुजरात तक सीमित है, अन्य जगह पर होंगे मगर वे कैप्टिविटी में होंगे, जू में होंगे, ठीक है। मगर यहाँ वन्य अवस्था में अगर देखें तो यहाँ गुजरात के एशियाटिक लायन लैंडस्केप्स के तहत ही ये घूम रहे हैं। बाहर कहीं पर भी इनकी वाइल्ड पॉपुलेशन नहीं देखी गई है, नहीं है अधिकृत दृष्टि से। देन आफ्टर अगर एम की बात करें यह प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण है। द प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व बाय एंगेजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन मैनेजमेंट एज वेल एज इन एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ डिजीज इन लायन। यस, इट विल इन्वॉल्व द एंगेजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, यानी कि सिंह, उनके रोग, वो सिंहों के जो है प्रबंधन के लिए, संपूर्ण रूप से प्रबंधन के लिए अब अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा ताकि यह प्रबंधन असरकारक रूप से, सचोट रूप से हो सके और जो उनमें बीमारियां देखी जाती है उन बीमारियों की भी पहचान हो सके और उसके भी निराकरण या ट्रीटमेंट उसकी हो सके। तो यह सारे उद्देश्यों के साथ ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। लैंडस्केप मैनेजमेंट विथ वर्ल्ड क्लास रिसर्च विल बी एग्जीक्यूटेड। यस, लैंडस्केप मैनेजमेंट यानी कि जो सिंहों का जो विस्तार है पूरा, उसका अच्छी तरीके से प्रबंधन होना चाहिए और वो वैश्विक वर्ग का होना चाहिए, वैश्विक कक्षा का होगा, जिनमें संशोधन भी वैश्विक कक्षा का होने की संभावना है। तो अपने आप में अच्छा प्रोजेक्ट है, सिंहों के संरक्षण की बात करता प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट विल ऑल्सो एड्रेस द ह्यूमन एनिमल यानी कि लायन कॉन्फ्लिक्ट। यस, अक्सर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें सुनाई देते हैं, चाहे वो मानव और बाघ का हो, चाहे वो मानव और एलिफेंट हो, चाहे वो लेपर्ड हो और मनुष्य हो, या चाहे वो सिंह और मनुष्य हो। तो यहाँ इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस संघर्ष को कैसे कम किया जा सके, इसके ऊपर यह प्रोजेक्ट कार्य करेगा, स्टडी करेगा, फिर अपना अहवाल सरकार को देगा। प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विथ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, यानी कि WWI, ठीक है। ये दो संयुक्त रूप से इस प्रोजेक्ट का अमलीकरण करने का प्रयास करेंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट ऑल्सो ड्रॉज
ए मैप फॉर 6 पॉसिबल रिलोकेशन। यस, रीलोकेशन की बात जो है वो बहुत ही पुरानी है। इनफैक्ट 1995 से रिलोकेशन की बात चल रही है, मगर गुजरात की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, या गुजरात गवर्नमेंट, वो अपने आप में मानती नहीं है, क्योंकि अगर लायंस की बात करें तो वो मात्र और मात्र आज गुजरात में है, तो अपने आप में एक प्रकार से मोनोपोली है। पूरे विश्व में एशियाटिक लायन की बात करें तो किसी भी पर्यटक को अगर एशियाटिक लायंस देखने हैं तो उसे गुजरात ही आना पड़ेगा। मगर अगर उनके रिलोकेशंस हो गए, अगर उनके अबोर्ड आज जो एक है वो कई सारे हो गए, तो गुजरात की जो ये प्रतिष्ठा है उसे धक्का पहुंचेगा, और जो पर्यटक है वो अलग अलग जगहों में विभाजित भी हो सकते हैं। तो इन सारी जो है चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ गुजरात सरकार मना कर रही है रिलोकेशन के लिए। वो बोल रही है मात्र और मात्र गुजरात में ही उसे रहने दो। मगर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एनविसेजेस 6 साइट्स फॉर द पॉसिबल रिलोकेशन, जिनमें सबसे प्रथम है माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान की, मुकुंदरा टाइगर हिल रिजर्व राजस्थान के, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, एंड जसोर बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन गुजरात। सो दिस आर द साइट्स फॉर पॉसिबल जो है रिलोकेशन के लिए। अगर सिंहों का रिलोकेशन शक्य है तो यहाँ उनका रिलोकेशन किया जाए, ऐसी बात यहाँ इस प्रोजेक्ट के तहत की गई है। हालांकि इसमें कोई अभी डेवलपमेंट्स नहीं आया, मगर जो है कभी भी इसके ऊपर डेवलपमेंट आ सकते हैं, कोर्ट भी इंटरवेंट इनमें कर सकता है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ आज प्रोजेक्ट लाइन के तहत देखनी थी, समझनी थी, जो हमने देखने समझने का प्रयास किया। यहाँ से प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी सारी माहितियाँ हैं जो आपने देखा, एलिमेंट्री है, मगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ एक अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। एक मॉडल मेंस का क्वेश्चन हमारे सामने है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि करते एशियाई लायन या एशियाई सिंह के संवर्धन एवं रक्षण हेतु केंद्र सरकार व राज्य सरकार गुजरात के द्वारा उठाए गए सकारात्मक पहलुओं की बात करें। डिस्कस कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एशियाटिक लायंस सबस्पीसीज एनहांसिंग इंडियाज प्रेस्टीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ इस मुद्दे के ऊपर आपको 250 शब्द में जो है बात करनी होती है, जिनमें इस उपाख्यान में जो दी गई माहिती है उनका भरपूर उपयोग कर सकते हैं और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे गुण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात रही आज के प्रथम बिंदु की। रही बात आज के दूसरे बिंदु की, तो वो बिंदु कहता है इंडिया एंड इट्स इनलैंड वाटरवे, यानी कि भारत व उसके अंतर्देशीय जलमार्ग। बहुत ही ताकतवर होते हैं अंतर्देशीय जलमार्ग, देखेंगे कैसे है। और भारत के इस जो विकास की यात्रा में भी यह जो अंतर्देशीय जलमार्ग है वो बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यह सारी चीज़ों को यहाँ तपासने का, अध्ययन करने का प्रयास इस मुद्दे से करेंगे। देखिए यह कवर पेज है जो कि इनलैंड वाटरवेज के बारे में बताता है। कहता है कि इट इज़ एन इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है ये परिवहन का साधन, और क्लीन भी है, यानी कि एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो आज समय आ गया है कि ऐसा प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का हम लोग प्रमोशन करें और इसका भरपूर उपयोग करें। साथ ही में एग्जाम रिलेवेंस की बात करें, एग्जाम के साथ अगर इसको जोड़े तो यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के साथ तो जुड़ा ही है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात आती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। साथ ही में जीएस पेपर 3 के ही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी यह मुद्दा जुड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली इनलैंड वाटरवेज के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। अगर कार्यशैली की बात करें तो 4 बिंदु के तहत हमें यह पूरा मुद्दा देखना है। सबसे प्रथम चर्चा में की हो उसकी बात करेंगे, देन आफ्टर अबाउट इनलैंड वेसल बिल 2021 के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से आज ये चर्चा में है। इनलैंड वेसल बिल्स यानी कि जो अंतर्देशीय जो जहाज है वो कैसे होने चाहिए, किनकी मालिकी में होने चाहिए, इनके ऊपर रेगुलेटरी कैसी होनी चाहिए, यह सारी चीज़ों को तय करने वाला यह बिल है जो कि 2021 में पारित हुआ है लोकसभा में से। देखेंगे आगे उसके क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे। कंपैरिजन विद ओल्डर वर्जन, यस ये नया है तो बट ऑब्वियस है ओल्डर वर्जन होगा, दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे क्या चीज़ें बदली है, क्या चीज़ें अच्छी हुई है, क्या चीज़ें बिगड़ी है। एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनलैंड वाटरवेज भारत के संदर्भ में, भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो यह कार्यशैली है जिसके तहत आज इस दूसरे बिंदु की चर्चा करेंगे।
वाई न्यूज में 2 बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम बिंदु कहता है, लास्ट वीक पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू लॉ दैट विल ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन रूल्स रेगुलेशंस गवर्निंग इनलैंड वाटरवे एंड नेविगेशंस ऑन देम। यस, लास्ट वीक पार्लियामेंट पास है बिल, यानी कि जो मानसून सेशन चल रहा है 2021 का, उसमें अमिड ओपोजिशंस ओपोजिंग दिस बिल वाज पास्ड एंड सरकार जो है वो यह ऐसी बात या ऐसा एक जो है एक ऐसी आशा रख रही है कि यह बिल अपने आप में जो इनलैंड वाटर वेसल्स है, जो इनलैंड नेविगेशन है, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी प्रदान करेगा और एक प्रकार से अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है पूरे भारत के लिए एक ही प्रकार के लागू होंगे, जो आज अलग अलग राज्यों के तहत जो है अलग अलग होते जाते हैं। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इनलैंड वाटरवेज में, उसके नेविगेशन में ये बिल लाया गया है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। देन आफ्टर दूसरे बिंदु की बात करें तो न्यू बिल एम्स टू डेवलप इंडियाज इनलैंड वाटरवेज वायबल थ्राइविंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली फॉर कार्गो। यस, यानी कि फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए सरकार जो है वो आज मेहनत कर रही है कि हम लोग इनलैंड वाटरवेज का यूज करें, जिससे पैसों की भी बचत होगी, जो एनवायरमेंटल जो फुटप्रिंट्स है जो हम लोग यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम लोग एमिट कर रहे हैं वो भी हम लोग कम करेंगे, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज तक भी पहुंच सकेंगे। पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो उद्देश्य है वहां तक हम लोग पहुंच सकेंगे, मेरा कहने का तात्पर्य यह था। तो ये पूरी बात है इस बिल के बारे में, ये इसके कुछ उद्देश्य है। देन अगर बिल के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखना है जो कि अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल है परीक्षा के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, किसी भी स्तर की हो। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि अगर आप यूपीएससी मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपको इन द फॉर्म ऑफ ऐसा पूछा जाएगा कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंडियन वेसल बिल 2021। मगर अगर आप कोई निम्न स्तर की परीक्षा के लिए कॉम्पीट कर रहे हो, चाहे वो क्लास 2 हो, चाहे वो क्लास 3 हो, चाहे वो क्लास 4 हो, अन्य राज्यों की कोई परीक्षा हो, तो इनमें प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक बिंदु यहाँ से पूछा जा सकता है। या प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू का अगर मल्टीपल चॉइस का आज क्वेश्चन देखें तो आपको उसकी पैटर्न मालूम ही है। इनमें से 4-5 प्रावधान जो है वो दिए जाएंगे, जिनमें 2 प्रावधानों में वे टेम्पर करेंगे, 3 प्रावधानों में टेम्पर करेंगे। आपसे पूछेंगे कि इनमें से सत्य या असत्य को चुने। ठीक है, तो सारी परीक्षाओं के लिए, सारी पैटर्न के लिए, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, चाहे वो मुख्य हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, ये माहिती अपना अपना महत्वपूर्ण है। देखेंगे वन बाय वन। सबसे प्रथम बिल डिफाइंस मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स एज शिप, बोट, सेलिंग वेसल्स, कंटेनर वेसल्स और फेरीज। देखिए मैकेनिकली प्रोपेल्ड यानी कि यांत्रिक। पहले जो वेसल्स होते थे, मैरीटाइम वेसल्स, वे यांत्रिक नहीं होते थे, उनमें यांत्रिकरण नहीं होता था, मगर वो जो है हवा की जो है दिशा में वे चलते थे, हवा की तेजी से चलते थे, ऐसा मैकेनिज्म था। मगर आज मैकेनिकली प्रोपेल्ड जो है जहाज़ों का आज ज़माना है, तो ये बिल सबसे प्रथम तो इन्हें डिफाइन करता है और इन्हें पहचानता है इन द फॉर्म ऑफ शिप्स, बोट्स, सेलिंग वेसल्स, कंटेनर वेसल और फेरी। उसके बाद देखें तो सेंटर विल फ्रेम क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन स्टैंडर्ड्स, कंस्ट्रक्शन, क्रू अकोमोडेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो 4 या 3 बिंदु के तहत इनका वर्गीकरण किया जाएगा। सबसे प्रथम तो डिजाइन स्टैंडर्ड, डिजाइन कैसी होगी, उनके धाराधोरण क्या होंगे, वो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण कार्य है किसी भी जहाज का, किसी भी कंटेनर का, कार्गो का, फेरी का, वो कैसा होगा, वो यहाँ से पहले से प्रिस्क्राइब्ड रहेगा। क्रू अकोमोडेशन, किस प्रकार के जहाज के लिए कितने क्रूज चाहिए उसमें ऑन बोर्ड, वो भी यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा ही तय किया जाएगा, जो पिछले बिल में ये प्रावधान नहीं है। उसके बाद देखें ऑल सच व्हीकल्स शुड बी रजिस्टर्ड विथ रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूटीज। यस, नॉट रिस्पॉन्सिबल बट रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूटीज, सारे वेसल्स का रजिस्ट्रेशन, ये प्रावधान भी इसके जो है पुराने वर्जन में मौजूद नहीं था। और इसीलिए जो वारदातें होती है वो भी उनका भी जो दर है वो बढ़ गया था। तो वारदातों को कम करने के लिए और एक पहचान बनाने के लिए, अलग अलग एक एक वेसल की निजी पहचान बनाने के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया गया है। एज लाइक अवर व्हीकल्स विच रन ऑन रोड, हम हमारी कार का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हमारे 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। एज लाइक दैट नाउ द वेसल्स, इनलैंड वेसल्स या आप कह लीजिए वाटर वेसल्स विल
be needed a registration with respect to states or UTs as well. फिर central database will be created where their movement and identities will be logged. Yes, central database will be created और इस database में सारे राज्यों का, सारे केंद्र शासित प्रदेशों का जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स है उनकी माहिती यहाँ लिखी जाएगी, उनके मूवमेंट के ऊपर भी यहाँ से ट्रेस रखा जाएगा। तो अपने आप में जो है सिक्योरिटी बूस्टर भी है, साथ ही में एक प्रकार का डेवलपमेंट भी है, एक प्रकार का विकासात्मक कार्य भी कह सकते हैं। देन आफ्टर, इन केस ऑफ इमरजेंसी यानी कि SOS सिग्नल बाय मास्टर वेसल, एनी नियर बाय वेसल मस्ट रिस्पॉन्ड मच लाइक मैरीटाइम कस्टम एंड रूल्स ऑन सी। यस, कहा गया है कि अगर कोई जहाज किसी भी आपातकालीन परिस्थिति का सामना कर रहा है और उसने SOS सिग्नल दे दिए है, तो उसके करीब जो जहाज है उनके लिए यह फर्ज है, उनका ये कर्तव्य है कि वो उन तक पहुंचे और उनकी मदद करे। अगर ये नहीं पहुंच पाए किसी भी कारणों किसी भी कारणवश ये नहीं पहुंच पाए, देन दे विल अट्रैक्ट पेनल्टी, दे विल बी फाइंड अप टू ₹10,000। ठीक है, तो ये एक यहाँ प्रावधान रखा गया है जो कि अपने आप में सिक्योरिटी की बात करता है समुद्र के मध्य में। Then after, bill empowers the center to prescribe what kind of pollutants and sewage vessel can discharge and how much. Yes, तो ये बात भी यहाँ अब सेंटर के हाथ में चली गई कि कोई भी वेसल है वो कितने प्रमाण में सीवेज या पोल्यूटेंट्स जो है वो डिस्चार्ज कर सकेगा समुद्र में, और किस प्रकार का डिस्चार्ज जो वो होगा वो भी यहाँ केंद्र के द्वारा ही प्री डिटरमाइंड रहेगा, प्रिस्क्राइब्ड रहेगा। देन इन केस ऑफ एक्सीडेंट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विल बी इन्वॉल्व। यस, अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसके जुरिस्डिक्शन में जो नज़दीकतम पुलिस स्टेशन है वो इन्वॉल्व होगा जांच में। और अगर जांच में पता चला कि देयर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ क्रू अकोमोडेशन, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, क्रू अकोमोडेशन किस प्रकार के जहाज में महत्तम कितने लोग होंगे वो यहाँ सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। अब यहाँ कोई वेसल के साथ जो है एक्सीडेंट हुआ, कोई अकस्मात हुआ और जांच में यह पता चला कि इस क्रू में जो प्रिस्क्राइब्ड नंबर थे मैक्सिमम उससे ज़्यादा ऑन बोर्ड मेंबर्स थे, तो उनको यहाँ फाइन मिलेगा। प्रथम ऑफेंस के लिए यह फाइन 10,000 रुपये है, मगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए यह फाइन 20,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये बात यहाँ नॉन कंप्लायंस ऑफ क्रू एकोमोडेशन की रही। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कुछ इसके प्रावधान थे। एक प्रावधान और छूट रहा है जो कहता है कि बिल एनविसेजेस मेंटेनिंग फंड which will be used for emergency preparedness, checking pollution and boosting navigation. Yes, तो यहाँ फंड की भी बात आ गई, एक प्रकार का फंड जो कि यहाँ राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को किसी भी प्रकार की जो है इनलैंड वाटरवे प्रबंधन के कार्य में उपयोगी हो वो धनराशि यहाँ से प्राप्त होगी। तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण है डेवलपमेंट जो हमें याद रखना चाहिए। फंड विल सोर्स सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स टू। यस, नॉट सेंट्रल बट स्टेट गवर्नमेंट स्कीम टू। अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जो कि इनलैंड वाटरवे को, इनलैंड नेविगेशन को बूस्ट करने वाली है, तो यहाँ ये फंड का उपयोग उस स्कीम में भी हो सकता है, भले ही वो राज्य सरकार की हो। तो अपने आप में इस कानून में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि भारत के इनलैंड वाटरवेज को बूस्ट करे और भारतीय इकोनॉमी को एक प्रकार से फायदा दिलवाए। ठीक है, ये बात रही कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की। अब अगर क्रिटिसिज्म देखें तो क्रिटिसिज्म जो होता है वो एक बट नेचुरल प्रोसेस होती है। दोनों जो है, एक कोई भी चीज़ होती है उसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है पक्ष, दूसरा होता है प्रतिपक्ष। तो यहाँ ये प्रतिपक्ष की बात करें तो यहाँ ओपोजिशन के द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है या ऐसी टीका की जा रही है कि इट टेक्स अवे लॉट ऑफ राइट्स फ्रॉम स्टेट एंड वेस्ट टू सेंटर, यानी कि सेंट्रलाइजेशन। आज दिन तक जो राज्य का डोमेन था, जो राज्य के पास जो सत्ता थी, वो सेंटर ने छीन ली और सेंटर ने अपने पास रख दी है, ऐसा यहाँ ओपोजिशंस के द्वारा दावा किया जा रहा है। तो बिल इज प्रेडिक्टेड टू बी मोर सेंट्रलाइज्ड। यस, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बिल ज्यादा केंद्रीकृत है, ना कि विकेंद्रीकृत। देन स्ट्रिंजेंट रूल्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रपोज्ड बिल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन। ये स्ट्रिंजेंट रूल्स जो कि पुराने इसके वर्जन में मौजूद नहीं थे। पुराने वर्जन में एकदम लिबरलाइज्ड रिजाइम हमें देखने को मिलता है, मगर यहाँ एक प्रकार से डिसिप्लिन्ड रिजाइम देखने को मिला है, जहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो है एकदम कड़क प्रावधानों का जिक्र किया गया है, साथ ही में उसके ऑपरेशंस के लिए भी कड़क प्रावधानों का जिक्र किया गया है। तो ये कुछ 3 टिकाएं इसकी हम लोग कह सकते हैं। देन आफ्टर
अगर कंपैरिजन करें ओल्डर वर्जन वर्सेस न्यूअर वर्जन, तो सबसे प्रथम ओल्डर वर्जन देखेंगे, जो इसका पुराना एक्ट है वो क्या कहता है, और फिर बाद में नए एक्ट पर आएंगे। तो पुराना एक्ट इसका कहता है कि हेड प्रोविजंस फॉर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ मैकेनिकल प्रोपेल्ड व्हीकल्स। यस, क्योंकि तब मैकेनिकल प्रोपेल्ड व्हीकल्स जो थे वे नॉर्मल नहीं थे, इन अबंडेंस नहीं थे, मगर आज ये इन अबंडेंस हो गए हैं। तो इसीलिए जो पुराने कानून में जो प्रावधान था कि मैकेनिकल प्रोपेल्ड जो जहाज है, जो वेसल है, उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया जाए, वो सबसे प्रथम तो यहाँ प्रोविजन को निकाल दिया गया है, क्योंकि अब समय यह नहीं है, ये एक आउटडेटेड प्रोविजन हो गई है। हैड नो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स वेरी स्टेट वाइज। यस, एब्सेंट ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड द स्टैंडर्ड्स विच हैव बीन सेट वेर वेरिंग स्टेट टू स्टेट, यानी कि अलग अलग राज्यों ने अपने मुजब से, अपनी ज़रूरियत के मुजब अलग अलग धोरणों का निर्माण किया था, मगर इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी, कोई एकता, कोई संलग्नता देखने को नहीं मिल रही थी। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी एंड पर्पस। यस, इसका पर्पस तो लिमिटेड था ही, मगर इसकी एप्लीकेबिलिटी है वो भी लिमिटेड थी। एंड नो प्रोविजन फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल विच आर प्रेजेंट इन अ न्यूअर वर्जन। तो अब न्यूअर वर्जन की प्रावधान देखें, उसकी बात करें। सबसे प्रथम नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ मैकेनिकल प्रोपेल्ड व्हीकल्स, क्योंकि आज जमाना ही मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल्स का है, चाहे छोटे से छोटा हो मगर वो यांत्रिक ही होगा। तो अब जो रिस्ट्रिक्शन का जो प्रावधान था वो यहाँ हटा दिया गया है, इनको संपूर्ण रूप से छूट दे दी गई है। इट एनविसन फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ गवर्निंग रूल अक्रॉस इंडिया। यस, ये एक बहुत ही जो है अच्छी यहाँ बात की गई है कि इस कानून ने कल्पना की है, नए कानून ने, कि पूरे भारत में यूनिफॉर्मिटी लाई जाए इनलैंड वाटरवेज वो उसके नेविगेशन के गवर्नेंस में या उसके शासन में। वाइड एप्लीकेबिलिटी एंड पर्पसफुल। यस, द एक्ट इज पर्पसफुल एंड इट हैज वाइड एप्लीकेबिलिटी। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स नीडेड, ये भी एक अपने आप में ऐसा प्रावधान है जो पुराने वर्जन में मौजूद नहीं था। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो कि नए बिल के साथ आई है। ये बात रही कंपैरिजन की। अब अबाउट इनलैंड वाटरवेज देखें तो कई सारे बिंदु देखने हैं, और ये स्टैटिक पोर्शन है जो कि हमें परीक्षा में काम हो सकता है, काम जो है आ सकता है। साथ ही में सामान्य समझ को भी बनाए रखने के लिए ये यहाँ जो बिंदुओं की चर्चा की गई है वो हमें जानने जरूरी होता है। देखेंगे सबसे प्रथम, inland waterways network span over 15,000 kilometer across rivers, channel, backwaters, creeks, etc. over 15,000 किलोमीटर। अगर एक्यूरेट की बात करें तो 14,500 किलोमीटर, मगर इससे कम 1 किलोमीटर भी नहीं। ठीक है, दिस इज द एक्यूरेट फिगर, मगर लूजली यू कैन से दैट इंडिया हैज गॉट 15,000 किलोमीटर ऑफ इनलैंड वाटर नेटवर्क। देन आफ्टर, as per National Waterways Act 2016, 111 waterways has been declared as national waterway. Yes, 111 waterways को यानी कि जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा की गई थी एज पर नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। इनमें से 13 वाटरवेज आज ऑप्शनल है जो हमारे सामने है। ऑफ दिस 13 नेशनल वाटरवेज आर ऑपरेशनल फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन, एंड here is the list of them। ठीक है, सबसे प्रथम नेशनल वाटरवे 1, फिर नेशनल वाटरवे 2, 3, 4, 10, 83, 85, 91, 68, 111, 73, 100 एंड 97। ठीक है, इनके यहाँ किलोमीटर है और कौन सी नदी के ऊपर बने हैं वो जो माहितियाँ हैं वो बीच में दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अनुरोध करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सारे नेशनल वाटरवेज को 13 के 13 को आप मगअप कर लें। ठीक है, ये हमें रटना है। और यहाँ जो है एक प्रकार से ज्योग्राफिकल मैप के ऊपर इसका रिप्रेजेंटेशन हमें दिया गया है। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि एक बार आप मगअप कर लीजिए सारा लिस्ट, फिर ऑन ए प्लेन मैप आप भी जो है पॉइंट कर सकते हैं मैन्युअली। ठीक है, किसी भी किस्म की असिस्टेंस के बगैर। तो मुझे लगता है कि आपकी ज्योग्राफी वो आपका जो मैप रीडिंग है वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ 13 नेशनल हाईवे वाटरवेज है, और आई एम नॉट गोइंग थ्रू ईच ऑफ देम। ठीक है, इट्स योर टास्क एंड यू नीड टू डू इट वेल। अब आगे देखें तो इंडियाज इनलैंड वाटरवे कैरी अबाउट 55 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो एवरी ईयर। यस, दो अनयूटिलाइज्ड, यानी कि जो
पोटेंशियल यहाँ आज हमारे इंडियन इनलैंड वाटरवेज में है, उससे बहुत ही कम हम उसका उपयोग कर रहे हैं, और कम उपयोग करके भी हम लोग प्रति वर्ष 55 मिलियन टन जितना जो माल सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह इनलैंड वाटरवेज के द्वारा पहुंचाते हैं। दो, मूवमेंट इज करंटली रिस्ट्रिक्टेड टू गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स इन गोवा, बैकवाटर इन केरला, डेल्टेक रीजन्स ऑफ गोदावरी एंड कावेरी, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र में है, फिर बाद में कुछ गोवा की नदियों के आसपास भी इनलैंड वाटरवे होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है। बैकवाटर्स इन केरला, डेल्टेक रीजन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज ए वाटरवे फॉर कार्गो लॉजिस्टिक या कार्गो ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये बात रही यहाँ से हमारे भारत के इनलैंड वाटरवे की। गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन एज इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली, जिसका जिक्र मैंने किया। सरकार इसको प्रमोट करना चाहती है या प्रमोट करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये अपना आप में चीप ट्रांसपोर्टेशन मोड है प्लस एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो दोनों तरीके से हमें फायदा है। एज पर RITES रिपोर्ट 1 लीटर ऑफ फ्यूल मूव्स 24 टन्स किलोमीटर पर किलोमीटर ऑन रोड, यानी कि 24 टन 1 किलोमीटर रोड पर 1 लीटर फ्यूल। 95 टन्स किलोमीटर ऑन रेल, 95 टन्स पर किलोमीटर ऑन रेल, यानी कि 1 लीटर फ्यूल से रेल में हम लोग 95 टन कार्गो का वहन कर सकते हैं, और वही 215 टन कार्गो का वहन 1 लीटर फ्यूल में हो सकता है 1 किलोमीटर तक। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये कितना एफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव है। प्लस यहाँ एक और भी जो है आधार में दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ मूविंग 1 टन, 1 टन ऑफ कार्गो फॉर 1 किलोमीटर। रोड में 1 टन कार्गो को, यानी कि 1000 किलो सामान को 1 किलोमीटर अगर चलाना है तो 2.5 रुपये की लागत लगेगी। रेल में आपको 1 टन 1 किलोमीटर चलाना है तो 1.36 रुपये की लागत लगेगी, और वहीं अगर आपको वाटरवे में 1 टन सामान अगर आपको चलाना है किलोमीटर तक तो आपको लागत लगेगी मात्र और मात्र 1.06 पैसे की। तो यहाँ सबसे कम लागत यहाँ जो है वाटरवेज से लगती है, और इसीलिए सरकार इसे प्रमोट करने का प्रयास कर रही है। प्लस ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये किसका बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आजकल जो एमिशंस है वो अपने आप में मानवता के लिए खतरे बन रहे हैं, तो हमें ऐसे ही रास्ते ढूंढने होंगे जहाँ एमिशंस कम हो, जो फ्रेंडली हो। इनलैंड वाटरवेज आर गवर्नड बाई इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक संस्था है जो कि इनलैंड वाटरवे के शासन के लिए जिम्मेदार है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन October 27, 1986। यह कुछ इसके संबंधी माहिती है। फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवे फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन, primarily undertake projects for development on national waterway and maintains inland waterways transport structure। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, और इसकी रीजनल ऑफिस की बात करें तो कई सारी जगह स्थित है, जिनमें पटना है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, कोची है, और अन्य जगहों पर इनकी सब रीजनल ऑफिस भी स्थित है, और इस तरीके से यह कार्य करता है। ठीक है, तो कुल मिला के इनलैंड वाटरवेज की अगर बात करें तो भारत के आर्थिक वृद्धि की इस यात्रा में बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, और अपने आप में बहुत ही चीप भी है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, और इसीलिए सरकारी जो पॉलिसी है वो इनलैंड वाटरवेज की तरफ लीन हो रही है। यहाँ से जैसे हमने पहला बिंदु में देखा, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी माहिती यहाँ है, जैसे आप यह लिस्ट देख सकते हैं या अन्य कई सारी चीज़ें हैं। मगर अगर मेंस की दृष्टि की बात करें तो मेंस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मॉडल क्वेश्चन मेंस का इस टॉपिक के ऊपर हमारे पास तैयार है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम 2021 के पक्ष प्रतिपक्ष के बारे में चर्चा कीजिए, साथ ही नए अधिनियम का पुराने अधिनियम के साथ तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इनलैंड वाटरवे बिल 2021 एंड ऑल्सो प्रोवाइड ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ओल्ड एंड न्यू वर्जन ऑफ द एक्ट। तो यहाँ से अगर आप यह उपाख्यान अच्छी तरीके से देखेंगे तो यह मॉडल क्वेश्चन का आप बहुत ही अच्छे से जवाब दे पाएंगे, जो आपके अंकों में वृद्धि करेगा। तो आज इतना ही, 2 बिंदु देखने थे, दोनों ही बिंदु देखे, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही में हम लोग कल मिलेंगे एक नए एडिटोरियल व मीडिया रिपोर्ट्स की चर्चा में, अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदु व उसके अच्छे एनालिसिस या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC, साथ ही में
ग्रोथमाउंट यूपीएससी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि अन्य महत्वाकांक्षी छात्रों तक भी यह रिसर्च कंटेंट पहुंचे, उनको परीक्षा में उपयोगी बने। तो टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, जय हिंद।